नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कांटा है, तंज है? क्या देश में जो पिछड़ा हुआ समाज है जी जिसकी परवरिश अच्छी नहीं हो पाई उसको उत्थान नहीं करना चाहिए? क्या आपका कोई बच्चा कमजोर होता है तो उसको उठाने के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, करिएगा। तो अगर आप एक बच्चे को उठाने का प्रयास करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके दूसरे बच्चे का अहित कर रहे हैं। भारत माता की सब संतानें हैं, देश में सबका एक सा सम्मान है। अगर जो पिछड़ा हुआ है उसको उठाना हमारा दायित्व बनता है जी। तो वो दायित्व का निर्वहन करने के लिए रिजर्वेशन आया जी हाँ, रिजर्वेशन का जो स्वरूप है उस स्वरूप पर चर्चा हो सकती है कि वो कैसा होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, उसका पात्र कौन है, अपात्र कौन है, पात्रता सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब प्रश्न हो सकते हैं। ये जितने प्रश्न आपने किए हैं उससे पीड़ित कौन सा वर्ग है? कोई वर्ग पीड़ित हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, सुनवाई मराठा आरक्षण पर चल रही है जी। आज 9वां या 10वां दिन है मराठा आरक्षण पर। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक टिप्पणी की जी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, क्या हम कास्ट को छोड़कर कुछ और भी ला सकते हैं? और उन्होंने ग्राउंड दिया डॉक्टर अंबेडकर जी, क्योंकि अगर हम कहें कि पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े पुरोधा जी जी, अगर कोई अभी तक इस आधुनिक पीढ़ी में हुए तो डॉक्टर अंबेडकर थे जी। तो उन्होंने कहा कि क्या डॉक्टर अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप सब चल रहा है? जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जी जी। अब आप डॉक्टर अंबेडकर को समझने की कोशिश करें, क्यों ऐसा कहा होगा? जी। जिसको आप आर्टिकल 16-15 कहते हैं वो उस समय का आर्टिकल 10-11 है जी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया था, जिस समय डिबेट चल संविधान बना है, उस समय चर्चा हुई कि रिजर्वेशन देना चाहिए जी, कास्टों को रिजर्वेशन देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा नॉट एक्सेप्टेबल। जी। लोगों ने कहा भाई आप तो जिंदगी भर दलितों के लिए ही मूवमेंट चलाते रहे, आप दलितों के उत्थान की बात करते हैं, पिछड़ा के उत्थान की बात करते हो और आप कह रहे कि कास्ट को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जी। याद रखिए डॉक्टर अंबेडकर के जीवित रहते कास्ट रिजर्वेशन आया नहीं था। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर जब तक लॉ मिनिस्टर रहे तब तक उन्होंने कास्ट बेस्ड आरक्षण आर्टिकल 15-16 जो आज का है उसमें डालने नहीं दिया जी। डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट नेहरू जी लाए, उसमें आरक्षण डाला था डॉक्टर अंबेडकर ने। ये जो है विसंगति कोई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को सुनिए जी। डॉक्टर अंबेडकर को सुनिए वो कहते क्या हैं। जिस समय डिबेट हो रही है आर्टिकल 10 की, डॉक्टर अंबेडकर से लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, ये क्या कह रहे हो? जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट शायद ही देश में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पूरी पढ़ी होगी। सौभाग्यशाली मैं उनमें से एक हूं। डॉक्टर अंबेडकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं बहुत सारे इस पर लेक्चर अपने हो चुके हैं जी, पूरे देश के पढ़े लिखे दलितों के बीच। वो तो मैं बता चुका हूं आपको, लोगों ने सुना है आपको। और उस पर मैं एक्सपर्ट नहीं कहता लेकिन मैं अच्छा जानकार हूं। डॉक्टर अंबेडकर को मैंने धारण किया है। नहीं, मैं इसीलिए बुलाया भी आपको, डॉक्टर अंबेडकर को किसी कास्ट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, वो एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है जी। उनको कास्ट से जोड़कर मायावती जैसे लोगों ने उनको बहुत डिमिनिश कर दिया जी। वो एक स्कॉलर है जी, माइंडेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडेड जी। क्योंकि जब असेंबली की डिबेट हम पढ़ते हैं ना तो दिखाई देता है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने होशियारी के साथ संविधान में जो कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, मुस्लिम है, वो जो करना चाहता था उनको सबको बाईपास किया। और 25 नवंबर सन 1949 का स्टेटमेंट उनका अगर देख लेंगे तो सबको दिखाई दे जाएगा। क्या कहता है ये स्टेटमेंट? पहले हम आर्टिकल 10 पर आते हैं जी, बताइए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम किसी कास्ट को रिजर्वेशन अगर आप देंगे तो आप कास्टिज्म भारत से कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। जो स्थिति पैदा हो गई है, जो स्थिति पैदा हो गई है, यस 70 वर्ष बाद वही दिखाई दे रहा है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप हमको मेरी जाति से ही संबोधित करना चाहते हैं, इसलिए आप ये रिजर्वेशन मेरी जाति के नाम से डालना चाहते हैं जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी। तो लोगों ने कहा फिर उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा एक शेड्यूल बनाइए ना, एक अनुसूची बनाइए। उस अनुसूची में उस कैटेगरी में जो आए उसको दीजिए ना, आरक्षण दीजिए। ये सही बात। अनुसूची, आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं ना, जो शेड्यूल कास्ट दलित नहीं है, उसको दलित और किसी जाति से मत जोड़िए। एक शेड्यूल्ड जिसमें कास्टें लिखी जाएंगी जी, ठीक है। एक अनुसूची जिसमें कौन कौन उस क्राइटेरिया में आता है उसका नाम लिखा जाएगा जी। अब जो जातियों का विकास नहीं हो पाया वो जातियां उसमें लिखी जाएंगी, वो शेड्यूल कास्ट हो जाएंगी, और जब उनका विकास हो जाएगा तो वो उससे बाहर हो जाएंगी जी।
फिर वो ओबीसी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, हम डॉक्टर अम्बेडकर पर आते हैं। जी जी, वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी जी कि डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने डिमिनिश करके बिल्कुल एक तरफ कोने में बिठा दिया। जी। तो फिर ये हुआ कि शेड्यूल कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि ये जो आप नौकरियों में आरक्षण और ये जो आर्टिकल 10-11 का आरक्षण जो आज 15-16 जिसको कहते हैं, ये आरक्षण तो हमें स्वीकार्य नहीं जी। उन्होंने कहा आरक्षण में आरक्षण कौन सा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि एक इस सभा में, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं में जाना चाहिए जनप्रतिनिधि जी, जो इन जातियों की बात कर सके जी, पिछड़ों की जी। और वो रिजर्व करनी पड़ेगी आपको सीटें। वो अपनी बात कहेगा, आपके संज्ञान में आएगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कैसे उत्थान करना। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो समाज को जब तक पैरेलल नहीं ला पाएंगे, एक धुनी में नहीं लाएंगे, तब तक पूरे देश का विकास संभव ही नहीं है जी। क्योंकि आपकी पूरा शरीर अच्छा, एक टांग खराब है तो आप दौड़ नहीं सकते, बल्कि सारा शरीर सही है, काम कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते। इसलिए उस जांग को, उस हाथ को, उस उंगली को जिसमें दर्द है, उसका भी उपचार आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ये कोई किसी के साथ गलत और किसी के साथ अच्छे करने की वार्ता नहीं है। देश कैसे विकसित हो इसकी बात है। बात बिल्कुल ठीक है। अब उसमें जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, पार्लियामेंट डिसाइड कर देगी उसको उठाना है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, उसका एक क्राइटेरिया बना लीजिए। इसलिए आर्टिकल 338 जी, उसमें कमीशन की बात करी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की बात करी। ये कमीशन तय करेगा कि किस क्राइटेरिया के लोगों का विकास नहीं हुआ जिस पर हमें ध्यान देना है। जी। उसको आपने कहा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। जी। उसमें जाति नहीं लिखी कि ये कौन सा वाला है, किसको कहा। जो आएगा उस कैटेगरी में वो उसमें चला जाएगा और जिस दिन उस कम्युनिटी का उत्थान हमको दिखाई पड़े उस दिन उसको बाहर कर देंगे। लेकिन अभी इतने लंबे समय में बाहर कर नहीं होते हैं। कहां? उत्तर प्रदेश में आपको कई बार मिल जाएगा। अब हर बार सरकार बदलती है, कभी किसी को ओबीसी को डिक्लेयर कर देती है, कभी एससी डिक्लेयर कर देती है। करते वो पॉलिटिकली हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। कैसे? जी जी। जब अखिलेश या मुलायम की सरकार बैठती है तो अपनी जातियों से कुछ जातियां निकालकर वो एससी घोषित कर देते हैं। तो क्या अच्छा निकलता है उनके लिए, क्या लाभदायी होता है कि उनके जो वर्ग जो जिनसे उनका संपर्क है उनका आरक्षण का कोटा बढ़ जाता है, क्योंकि संख्या कम हो जाएगी, उधर चलिए, और उधर लोड बढ़ जाएगा। मायावती जब बैठती तो उधर से उठाकर कुछ इधर कर देती तो लोड उधर कम हो जाता है, उनको नौकरी ज्यादा मिलने लगेंगी और इधर लोड बढ़ जाएगा। लेकिन ये संभव है, ये क्राइटेरिया तभी कर पाते हैं। अगर ये क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ना होता तो वो ना कर पाते जी। अब देखिए ये सरकारें बैठती, कम से कम 20 जातियां इधर जाती हैं, 20 जातियां उधर जाती हैं, हर बार सरकार बदलती है तब। जी। अच्छा, मूलतः जिनकी बात कहना चाहता हूं मैं आज, जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं और भी ये हैं, तो इनके लिए कब बदलाव हुआ और कब बाहर आए, कब अंदर गए? देखिए आप एक बात तो पक्की समझ लीजिए, कोई ब्राह्मण ठाकुर और वैश्य नहीं है, हम सब हिंदू हैं। बात बिल्कुल ठीक है। मैं बात में आरक्षण के बिंदु पर कर रहा हूं। इस पर तो हम कोई बात सुनने नहीं चाहते, जाति पर तो कोई बात सुनना नहीं चाहते जी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। जी जी। सुप्रीम कोर्ट अब इसमें यह कह रहा है कि देखिए ये जो कास्ट बेस्ड आरक्षण है इसको रिसोर्स बेस्ड क्यों नहीं बनाते जी, इसको पिछड़ा क्यों नहीं डिक्लेयर करते, और पिछड़े का क्राइटेरिया जाति क्यों, और भी क्राइटेरिया हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पिछड़ा होगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता जिससे ये आइडेंटिफाई हो कि सबसे समाज में पिछड़ा कौन है जी, और उसका आरक्षण हो, ना कि जाति का आरक्षण। जाति के आरक्षण में क्या हो रहा है इस समय जो समस्या आ रही, वो समस्या ये आ रही है कि अगर मैं एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति हूं और मुझे जॉब मिल गया जी, मेरे बच्चों ने अच्छे स्कूल में परवरिश ले ली, मेरे बच्चे इन कंपैरिजन टू द माय कास्ट इज सुपीरियर देन अदर्स। जी जी, मेरे बच्चे तो आ गए ना मेन स्ट्रीम में, तो अब मेरे बच्चे ही रिजर्वेशन का लाभ लेंगे, वो जो अब वंचित बच्चा वो नहीं ले पाएगा, वो नहीं ले पाता। समाज में बस यही तो कमी अब क्या है कि उनके बीच में पिछड़ा और अति पिछड़ा जी,
ये हो गया। और एक समाज ऐसा है जो क्लेम ही नहीं कर पाया क्योंकि उसका बच्चा पढ़ा ही नहीं उतना, उसके पास रिसोर्स नहीं थे। और जो मैं जॉब पा गया था, मेरे पास रिसोर्स थे, मैंने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिया। इसलिए इन कंपैरिजन जो अभी भी गांव में पढ़ रहा है, मलिन बस्ती में पढ़ रहा है, वो हमारे बच्चे से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा और आरक्षण भी लेगा और वो बाहर भी रहेगा। तो उनको जो आखिरी उंगली आपकी दबी हुई थी उसको उठाएंगे कैसे? उसको उठाने का तरीका बताइए। नहीं, ये तरीका तो बहुत बढ़िया उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखिए क्राइटेरिया बदलिए, कास्ट को हटाकर बाकी और क्राइटेरिया डालिए। क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? रूरल एरिया से आता है। क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? घर में 3 पीढ़ियों से संसाधन नहीं है। क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं कि इसके पास इसकी परवरिश के साधन नहीं थे? बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। उन क्राइटेरियाज में यही कमीशन जो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जाति नहीं तय करेगा कमीशन कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए जी, वो तय करे। सुप्रीम कोर्ट कहता है वो तय करे कि अब किसको मिलना चाहिए 1950 से 2020 के बाद जी 70 वर्ष हो गए। अब आप फिर से उसको रीवैल्यूएट करिए। साथ में वो एक अपनी लिमिटेशन बताता है, कहता कानून बनाना मेरा काम नहीं है, इसलिए हम स्ट्रक्चर पास करके सरकार को अनुरोध करते हैं कि वो पार्लियामेंट से बनाना चाहे तो बनाएं, लेकिन मेरा विचार यह है कि अब ये कास्ट बेस्ड छोड़कर और दूसरे क्राइटेरिया होने चाहिए। इस बात से आप पूरी तरह सहमत हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कास्ट के अंदर अब ये समस्या आ गई कि कास्ट का 30% युवा, 30% व्यक्ति अपग्रेड हो चुका है, अब आरक्षण उसी को मिल रहा है, डिग्रेडेशन वाले को मिल नहीं पा रहा। आप समझ गए होंगे कि संविधान वेत्ता दुबे जी ने यह बताया कि आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। जो जिसे आरक्षण मिलना चाहिए वो वर्ग सामने नहीं आ पा रहा है, जो आरक्षण से डेवलप हो चुका है वही उसका लाभ ले रहा है। तो आरक्षण पर जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है वैसा ही व्यवहारिक रूप में आ जाए, और आप उससे सहमत हैं, मैं सहमत हूं। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर किसी बिंदु पर आपसे चर्चा करूंगा। हम आपसे आज इजाजत लेते हैं। नमस्कार।